नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के लिहाज से, जो है एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ का प्रोविज़न समझेंगे कि पहली बार एफ को कब बनाया गया था। उसके बाद से हाल ही में क्या घटना हुई है, उसको हम करंट अफेयर के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो एफ 2010 जो है वो आपका मूल कानून है, जो जिसके फंडामेंटल कानून है, उसके आधार पर ही अभी हाल ही में उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसको हम समझेंगे। तो ये अधिनियम 2010 में एफ अधिनियम पहली बार पारित हुआ था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम एफ 2010। ठीक है, तो ये आपका पहली बार जो मूल आपका अधिनियम है वो आपका 2010 में बनाया गया था। और इसमें क्या होता है कि अगर विदेश से कोई फंडिंग किसी भी एनजीओ के लिए आती है या फिर किसी अन्य काम के लिए, किसी संस्था के लिए, अगर विदेश से कोई भी व्यक्ति फंडिंग करता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आपका कारगर है उसका नाम है एफ। तो उसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसको यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले 2010 के कानून को समझ लिया जाए कि 2010 का अधिनियम क्या कहता है। उसके आधार पर समझेंगे कि जो एफ नया बना है या फिर नया संशोधन हुआ है तो वो किस तरह से हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है। तो भारत में व्यक्तियों के विदेशी धन को एफ अधिनियम के तहत ही विनिमय किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति एनजीओ में या किसी अन्य योजनाओं में पैसा लगाना चाहता है तो किसी रूट के थ्रू गुजरता है, उसको एफ बोलते हैं। और अगर बात किया जाए कि यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित होता है, मतलब इसका फंक्शनिंग जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, तो वो है गृह मंत्रालय। व्यक्तियों को एमएचए की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है। हालांकि ऐसे विदेशी योगदान की स्वीकृति के लिए मौद्रिक सीमा जो है आपका कम से जो आपका कम की गई है, उसको 25,000 की गई है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है कुछ योगदान किसी पर्टिकुलर संस्था में देना चाहता है तो वह उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसकी सीमा जो है वो आपका कम कर दी गई है। पहले अधिक थी, लेकिन अब उसकी सीमा मात्र 25,000 रुपये रखी गई है। मतलब अगर 25,000 रुपये की राशि अगर कोई विदेशी देता है तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले उस घोषित उद्देश्य का पालन करें जिसके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एफ आ रहा है, फॉरेन से कोई भी फंड कर रहा है, तो उसके लिए वो आपका उद्देश्य घोषित करना पड़ेगा कि किस मद में पैसा आपका दिया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो आप उसको वहाँ पे पैसे प्राप्त कर सकते हो। अधिनियम के तहत संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत कराना आवश्यक होगा एमएचआई में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आपको हर 5 साल में अपने पंजीकरण को रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसी भूमिका तैयार की गई है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि विधेयक के क्या प्रावधान हैं। तो विधेयक विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए जो आपका रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी अगर चर्चा करें तो इस बिल के अंतर्गत एफ 2010 के बिल के अंतर्गत सार्वजनिक जो आपके कर्मचारी हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में करने वाले जो भी वर्कर हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी सार्वजनिक गवर्नमेंट सेक्टर का आदमी जो है वो आपका एफ के तहत फंड नहीं प्राप्त कर सकता। लोक सेवक में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में कोई भी व्यक्ति मतलब शामिल हो सकता है जो सरकार की सेवा या भुगतान में होता है या सरकार द्वारा किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य में प्रदर्शन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करता है, उसको लोक सेवक या गवर्नमेंट जॉब वाला माना जा सकता है। और वो उस शर्त पर किसी भी एनजीओ के आधार पर पैसे विदेश से प्राप्त नहीं कर सकता है। एफ 2010 में भी कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए बाध्य बनाया गया था। अभी जो हाल ही में संशोधन हुआ है उसमें पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन एफ 2010 में कुछ शर्तों पर छूट थी, लेकिन अब तो एकदम से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वह किसी भी कीमत पर एनजीओ के माध्यम से एफ प्राप्त नहीं कर सकता। और इसमें आप ये समझिए कि 2010 में कम था, कुछ व्यक्ति ले सकते थे किसी शर्तों पर, कुछ व्यक्ति नहीं ले सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी बाध्य कर दिया गया है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि चुनाव में उम्मीदवार हो सकते थे, संपादक या अखबार के प्रकाशक हो सकते थे, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी हो सकते थे, किसी भी विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल के सदस्य भी हो सकते थे। उनको भी सरकारी के अंतर्गत ही माना जाता था, या आप कह सकते हैं कि उनको भी अयोग्य माना जाता है एफ प्राप्त करने के लिए। अब जो मैं चर्चा करूंगा उसमें है कि विदेशी योगदान जो है वो कैसे हस्तांतरित की जाती है, मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है। फिलहाल उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में, लेकिन उसको अपने सामान्य जानकारी के लिए समझिए कि विधेयक किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप ये कहिए कि भैया देखो मैं तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, लेकिन हमारे रिलेटिव जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैं पैसे एफ से मंगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा पर्टिकुलर रिलेटिव को, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। या फिर ये भी संभव है कि जैसे आपने खुद ले लिया, आप कह रहे हैं कि आप किसी अन्य आदमी को आप ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उस पर भी नज़र रखी जाती है। ठीक है, उस पर भी रोक लगाया गया है। विधेयक के तहत व्यक्ति, मतलब जहाँ पे मैंने बात किया ना कि किसी कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता। व्यक्ति से मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, व्यक्ति कोई भी एक पर्सनल आदमी हो सकता है, व्यक्ति कोई एसोसिएटेड संस्था हो सकती है,
या फिर व्यक्ति कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसे मिले विदेश से 50,000 रुपये, अब आपने चालाकी से क्या किया कि उसको दूसरे मतलब आपके पास तो पैसे आ गए, अब तो सरकार देखेगी नहीं, आप ये सोच करके उसको किसी और मद में खर्च कर रहे हैं या किसी अन्य कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस पर भी गवर्नमेंट नज़र रखती है कि आप उस पैसे को खुद खर्च करेंगे जिस काम के लिए उसको प्रयोजन के लिए लाया गया है। तो यहाँ पे व्यक्ति का मतलब ये है, एसोसिएशन या फिर कोई संस्था भी हो सकती है। एफसीआरए 2010 विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को विदेशी योगदान के हस्तांतरण की अनुमति देता था। कहने के मतलब अगर 2010 के एफसीआरए की बात किया जाए तो उसमें यह संभव था कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो कि धनराशि बाहर से प्राप्त करता है, विदेश से प्राप्त करता है, वो किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर सकता था। लेकिन जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ है उसमें इस पर बाध्यता है कि जिस व्यक्ति को पैसे मिले हैं, जिस संस्था को पैसे मिले हैं, वो किसी अन्य संस्था को वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अब समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन का आधार क्या है किसी भी एफसीआरए के आवेदन के लिए। विधेयक पहचान पत्र के रूप में, ठीक है, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए के पदाधिकारियों या फिर जो निर्देशक डायरेक्टर है उसके प्रमुख पदाधिकारी हो गए तो उनको आधार संख्या जो है वह अनिवार्य होगा। मतलब अगर मान लीजिए एफसीआरए के तहत आप पैसा लगाना चाहते हो या फिर कोई भी प्राप्त करना चाहते हो पैसा, तो आधार संख्या देना अनिवार्य होगा। किसी विदेशी के मामले में पहचान के लिए पासपोर्ट या फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड की एक प्रति आवश्यक होगी। ऐसा भी संभव है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक हो, जो आपका ओवरसीज सिटीजन हो गया हो, अगर वो कोई एनजीओ चलाना चाहता है भारत के अंतर्गत ही, तो उसके लिए उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जो है वो आपका अनिवार्य बनाया गया। अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड कैसे होगा? अगर वो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं विदेश में बस गया हो और वो यहाँ आकर के एनजीओ चलाना चाहता है तो उसके लिए उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिखाना आवश्यक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि एफसीआरए में जो खाता है, मतलब कि पैसा आएगा तो कहाँ आएगा, किस बैंक में आएगा, इस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किया गया है। समझिएगा, इस विधेयक में कहा गया है कि विदेशी अंशदान केवल बैंक द्वारा निर्दिष्ट भारतीय स्टेट बैंक, कहने का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के नई दिल्ली की शाखा में ही एफसीआरए खाते के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक खाते का प्रकार होगा जिसका नाम होगा एफसीआरए खाता। तो उसमें केवल वही लेन देन होगा जो आप विदेशों से धनराशि प्राप्त करेंगे। वह किसी व्यक्ति का खाता हो सकता है, वह किसी संस्था का खाता हो सकता है, लेकिन वो एफसीआरए खाता ही होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नई दिल्ली शाखा में ही होगा। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो आपको विदेशी योगदान जो प्राप्त हुआ उसके अलावा कोई भी धनराशि उस खाते में जमा नहीं किया जा सकता। अब उसको केवल आपको प्योरली विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए उस खाते को रखना पड़ेगा। अब वो जो प्राप्त योगदान है उसको रखने के लिए आप, कोई भी व्यक्ति है या कोई संस्था है, वो अपने पसंद के किसी अनुसूचित बैंक में, मतलब उसका जो लिस्ट है उस बैंक में, किसी भी एक बैंक में आपका एफसीआरए खाता खोल सकता है। मतलब कि वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसको जो धनराशि प्राप्ति करनी है वो आपका केवल वहीं से प्राप्त हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट की संपूर्ण निगरानी में। अब विदेशी योगदान का जो पैसा उसका उपयोग में भी कुछ प्रतिबंध है, समझते हैं। तो विधेयक जो है आपका सरकार को अप्रयुक्त विदेशी योगदान के उपयोग को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि आप कोई धनराशि प्राप्त करते हैं, उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जब्त भी किया जा सकता है। ऐसा तब किया जाता है जब सरकार को जांच के आधार पर उसको मानना है कि वहाँ पे एफसीआरए के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस शर्त पर वहाँ पे उसके खाते के पैसे को जब्त किया जा सकता है। अब एफसीआरए के अंतर्गत में से जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, कोई समाज सेवी आपका कार्यालय है, कोई संस्था है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्च होता है। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति लगे हुए हैं, जो संस्था के पास कुछ मूलभूत काम होते हैं, तो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जो भी फंड विदेश से आ रहा है उसका मात्र 20% ही उपयोग उस विदेशी धन का किया जा सकता है। अधिकतम खर्च भी 20% ही किया जा सकता है। ठीक है। तो पहले दो एफसीआरए 2010 में क्या था कि इसकी सीमा 50% थी, तो अब इसकी सीमा को घटा करके 20% कर दिया गया। कहने का मतलब है आप जिस उद्देश्य के लिए पैसे लाते हैं, अगर मान लीजिए 100 रुपया आपने प्राप्त किया तो उसमें से 20 रुपया ही आप उस कंपनी के देखभाल में खर्च कर सकते हैं, उस संस्था के देखभाल में खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो 80% है उसको आपको जिस उद्देश्य के लिए लाया है उस पर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप मान लीजिए गरीबों को खाना देने के लिए लाते हैं तो वहाँ करिए, कपड़ा देने के लिए लाते हैं तो वहाँ पे करिए, स्वास्थ्य के लिए लाते हैं तो वहाँ करिए। ठीक है। तो 80% आपको बाहर खर्च करना पड़ेगा, जबकि यह सीमा 2010 में 50% थी। अब प्रमाण पत्र और जो आत्मसमर्पण होता है वो कैसे होता है? विधेयक केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने की अनुमति देता है। सरकार ऐसा तब कर सकती है यदि कोई जांच करे तो यह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने एफसीआरए 2010 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और इसके विदेशी अंशदान का प्रबंधन सरकार द्वारा निर्धारित एक प्राधिकरण में निहित है। कहने का मतलब है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी रहेगा, उसको सारे पैसे प्राप्त हो जाएंगे, उस पर कोई बाधा नहीं आएगी अगर मान लीजिए एफसीआरए 2010 को वो संपूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है।
अब एफसीआरए की जो मैं बातें बता रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि ये संशोधन जो किया गया है, ये अमेंडमेंट किया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो उसके उद्देश्य के पीछे कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट ने जो विचार किया उसको समझेगा यहाँ पे। तो इसमें विदेशी योगदान का वार्षिक प्रवाह जो है, मतलब साल भर में जो विदेशों से पैसा आता था, तो गवर्नमेंट ने जब देखा 2010 से 2019 के बीच में, तो 2010 में जितना पैसा आता था उसका दोगुना हो चुका था 2019 में। अब यहाँ पे समस्या ये थी कि लेकिन विदेशी योगदान में जो आपका पैसा प्राप्त करते थे, वो जिस उद्देश्य के लिए वो पैसे मिलते थे उस उद्देश्य के लिए वो पैसे जो है उपयोग नहीं किए जाते थे, जिसके लिए उन्हें पंजीकृत या रजिस्टर्ड किया गया है। एफ सी आर ए 2010 के तहत पूर्व में अनुमति जो प्राप्त थी उस पर ये खरी नहीं उतर रहे थे। तो इसीलिए हाल ही में क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन 6 एनजीओ के, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया, ठीक है, जिन पर कथित तौर पर धार्मिक रूपांतरण के लिए विदेशी योगदान का इस्तेमाल करना था। मतलब कि उन्होंने जो एनजीओ बना रखी है उसका उद्देश्य रजिस्टर कुछ और कराते थे और उस पैसे का उपयोग किसी अन्य काम में करते थे, ऐसा गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया, और उसके आधार पर 6 ऐसे एनजीओ के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। कई व्यक्ति वैधानिक अनुपालन का पालन नहीं कर रहे थे, जैसे कि वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करना, उचित खातों का रखरखाव नहीं करना। ऐसी स्थिति में देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज़ पर कोई भी कानून बनाती है तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य यह होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को और रेगुलेट किया जाए। नए विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता लाना है, उसकी जवाबदेही को बढ़ाना है, और वास्तविक जो भी गैर सरकारी संगठन हैं या फिर जो संगठनों की सुविधा प्रदान करते हैं, जो समाज में कल्याण का काम कर रहे हैं, तो उनको परेशानी भी ना हो, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए काम करते हैं उनको रेगुलेट करना आवश्यक था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ये आपका रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं वो हर जगह अच्छे ही हों। तो जो तर्क है, जो एनजीओ के कार्यकर्ता हैं या फिर कुछ अन्य समाजवादी हैं, तो उनका तर्क क्या है कि इस पर्टिकुलर जो कानून है उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा समाज में। तो समाज में प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ेंगे उसमें यह है कि जो विधेयक छोटे गैर सरकारी संगठन हैं उसमें जो जुड़े हुए श्रमिक हैं, जो जिनकी आजीविका उसी से चलती है, तो ऐसे क्षेत्र की मतलब जो नेतृत्व है वो आपका बहुत ख़राब हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रशासनिक खर्चों पर जो कैंप किए जाते हैं बड़े बड़े गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, तो उसका जो कैंप का खर्चा है वो आपका 20% से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठन अब उन्हें ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले छोटे गैर सरकारी संगठन को पैसे इतना आसानी से स्वतंत्र रूप से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। सरकार का उद्देश्य गैर सरकारी संगठन को नियंत्रित करना है जो संदिग्ध गतिविधियों का संलग्न है। हालांकि गैर सरकारी संगठनों की विविधता को पहचानने में सरकार अभी थोड़ा विफल रही है, मतलब उतना डीप में जाकर के नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया कि सीधा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो कि आपका बड़े मूलभूत कामों में लगे हुए थे देश में, ऐसा मानना है, जिसमें विश्व स्तर के संगठन शामिल हैं जो विश्व स्तर पर पहचान रखते हैं, और उनकी प्रतिस्पर्धा और रचनात्मकता कुचल देने की, ये आप कह सकते हैं कि एक कोशिश है, ऐसा लोग मान रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। कुछ लोग इसको अच्छी बातें से गिना रहे हैं, कुछ लोग इसकी गलत बातें गिना रहे हैं। तो जो समस्याएं लोगों से बात करने पर समझ में आती हैं वो यही हैं जो मैंने बता दी। अच्छा, यहाँ पे लोगों का तर्क यह भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून आपका एनजीओ के लिए गाइडलाइन जारी करता है उसके भी ये आपका तर्कसंगत नहीं है, असंगत है। मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि किसी भी कानून को धन की उत्पत्ति के आधार पर मानवाधिकारों की रक्षा में गतिविधियों को अपराधीकरण या प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सामाजिक संस्था को आप, मानवाधिकार की सामाजिक संस्था को आप इस आधार पर अपने देश में नहीं रोक सकते कि वह जो है धन कहाँ से लाती है। मतलब धन के सही खर्च होने न खर्च होने के आधार पर उसको आधार बना करके किसी को निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना है आपका। यह विधेयक एसोसिएशन, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की मतलब जो भी आपका फ्रीडम है, अधिकारों की फ्रीडम है, उसको सम्मान करना या रक्षा करने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर जो दायित्व हैं उसको पालन कर पाने में उसको सअक्षर, मतलब उसको थ्रू आउट वर्ड टू वर्ड फॉलो करने में असफल दिखती है। संशोधन यह भी मानते हैं कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले जो एनजीओ हैं आपका दोषी हैं जब तक कि अन्यथा साबित न किया जाए। कहने का मतलब उनको पहले दोषी माना जाता है और उनको ये साबित करना पड़ता है कि आप ठीक हो, ठीक है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि सारे एनजीओ के आने दो, आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि गलत लोग पकड़े जाएं, ठीक है। तो गवर्नमेंट मतलब उल्टा काम कर रही है कि पहले मान रही है कि आप सभी लोग दोषी हो, आप सिद्ध करो कि आप दोषी नहीं हो, ठीक है, ऐसा लोग मानना तर्क है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गैर सरकारी संगठन जो हैं आपका ज़मीनी स्तर पर जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसको आपका वो लॉन्च करती हैं, उसके लिए मददगार होती हैं बहुत। जैसे आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो आपका एनजीओ होती है उसकी सहायता से बहुत से काम किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन विदेशी फंडिंग उनको मिलती है, यहाँ पे वो विफल हो जाएंगे। सरकार को वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय लोकाचार
को अपने वैश्विक जुड़ाव की रूपरेखा के रूप में देखना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। कहने का मतलब है कि लोग ऐसा मानते हैं कि भारत जो है वो अपना देश जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की जो आपकी विचारधारा थी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यह आलोचना यहाँ पे दिखाई देती है। इसके आधार पर राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों और संसाधनों को निर्बाध रूप से साझा करने के लिए जो आपका वैश्विक समुदाय के कामकाज हैं उनके लिए जो आवश्यकता है उसके लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन देखा जा रहा है। और इसे तब तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए था जब तक कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में सहायता करने के लिए किया जा रहा है। कहने का मतलब है, फिर मैं वही बात जो मैंने पहले बोली कि ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पहले आप देखो कि उनके पैसे कहाँ उपयोग में गलत साबित हो रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए कि पैसे कहाँ से आते हैं। हो सकता है कि पैसे गलत तरीके से आकर के अच्छे अच्छे काम में लगते हों। कुछ लोग काले धन को छिपाने के लिए एनजीओ में आपका पैसे कर देते हैं ताकि किसी भी तरीके से मेरा काला धन हट जाए, ठीक है, या फिर उसकी कुछ अन्य भावनाएं हो सकती हैं। तो पैसे के सोर्स को ना देखा जाए, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों का तर्क भी है। लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, इससे आपका रेगुलेशन जरूर होगा। फिलहाल आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।